तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमएसपी। ठीक है, इसकी डिस्कशन से पहले हम देख लेते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग शुरू किया है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस, जिसमें हम लोग GS3 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, GS3 में सिलेबस हम लोग देखे हैं। पहला इकोनॉमी देख रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स मेंस का। इसमें कृषि संबंध में देख रहे हैं हम लोग, लैंड रिफॉर्म देख लिए हैं, लैंड रिफॉर्म। उसके बाद देख रहे थे हम लोग कृषि सब्सिडी। तो आज देखेंगे एमएसपी। ओके, एमएसपी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, कमेंट अवश्य करें और कमेंट करें और बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हम पहले की दो वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन भूमि सुधार किया है और कृषि सब्सिडी थी। इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों का या चारों का जो भी हो कृषि संबंधित का सभी का PYQ आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे कैसे लिखना है मेंस का। ओके, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना तो ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक मिनट देखिए, अब पढ़ना है आज हम लोग का एमएसपी। इसका हम लोग पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म आता है मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। ये सरकार द्वारा दी जाने वाली एक लाभ होता है, ठीक है ना। यानी लाभ नहीं होता है, यानी कहा जाए तो हम लोग जो कृषि करते हैं, जो धान या गेहूं की बुआई करते हैं, उस पर सरकार एक प्राइस लाती है, ठीक है ना। प्राइस कि हम आपका धान या गेहूं 2100 या 2200 में लेंगे। ये बुआई से पहले निर्धारित किया जाता है, 2100 या 2200 में लेंगे, उसी पर सरकार लेती है, ठीक है ना। सरकार को आप बेचेंगे तो 2100-2200 में MSP दिया जाएगा। इस पर काफ़ी विवाद 2023 में किसान आंदोलन देख रहे हैं आप लोग किए हैं MSP पर, ठीक है। तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन MSP समझ लीजिए कि सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभ ही होता है, क्योंकि सरकार इस पर निर्धारित करती है कि हम आपके 2400 या 2500 में आपका धान गेहूँ लेंगे। इससे लोग किसानों को क्या फ़ायदा होता है कि किसानों को ना लाभ जोखिमों का वहन हो जाता है। जोखिम किसान को ये पता चलता है कि हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे। ये सर्वप्रथम 1965 में आई थी, ठीक है ना, MSP। चलिए हम लोग देखते हैं और इसके नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है ना। नोट्स आप बनाते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि हम सिर्फ PDF ही दिखा सकते हैं, बाकी लिखाने का इसमें प्रयास तो नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि आप समझिए, नई टॉपिक नहीं समझ में आता है उसको कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आज ये रहा हम लोग का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, MSP। तो MSP देखिए, प्रस्तावना देखिए क्या रहता है। भारत में MSP की शुरुआत लक्ष्मीकांत ने 1965 में की थी। लक्ष्मीकांत दल समिति ने 1965 में इसकी सिफारिशों पर गठन किया था। MSP सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है, ठीक ना। न्यूनतम एक कीमत होती है जो किसान चाहे तो सरकारी संस्थाओं को बेच सकता है उसी पर, ठीक ना। इस पर MSP को मार्केट रिस्क यानी बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। लोग बाजार जोखिम से विरुद्ध सुरक्षा ये प्रदान करती है, ठीक है ना। देखिए, MSP की घोषणा फसलों की बुआई से पर्याप्त समय के पहले की जानी चाहिए, ठीक ना, ताकि किसान संबंधित फसलों की बुआई करने या नहीं करने का उचित निर्णय ले सके। मतलब कि समझ लीजिए कि जुलाई, हम धान की बुआई जुलाई या अगस्त में करते हैं, ठीक है ना, अगस्त में करते हैं। तो किसान सरकार को फरवरी में इसकी घोषणा कर देनी चाहिए या मार्च में, ठीक है। मार्च में कि हम धान की इतने में 2100 या 2400 लगेगा, ताकि किसान ये निर्णय कर सके कि हम बोएंगे या नहीं बोएंगे, ठीक है ना। ये होता है। कीमत में वर्तमान में भारत में 22 कृषि फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए FRP, ठीक है ना, फेयर रिमांडेटिव प्राइस की घोषणा की गई। तो FRP में ये होता है, ठीक है ना। MSP और FRP दोनों की तरफ होता है, गन्ने के लिए सिर्फ ये होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ आ गया, ये समझ लीजिए। तो ये देखिए, MSP और FRP दोनों के सिफारिशों पर CCRP कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये दोनों किसी द्वारा CACP कम्युनिकेशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक ना। MSP और क्या क्या कहते हैं, ये PT में पूछ सकता है। MSP और क्या है MSP और FRP, ठीक है ना, दोनों ये इसके द्वारा जारी किया जाता है, PT में पूछ सकता है। तो MSP के निर्धारण और बजट 2018-19 देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, 2018-19 बजट की महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि सरकार के भविष्य में कृषि लागतों की तुलना में कम से कम 50% की ऊंची MSP देगी। कितने परसेंट? 50% की ऊंची MSP सरकार क्या करेगी, देगी। उपर्युक्त संदर्भों में यह कहा गया है कि कृषि लागतों के लिए A2+FL मानक का प्रयोग किया गया है। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हम समझ लेंगे, A2 मतलब क्या होता है, आगे आप लोग को हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझा देंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि किसान संगठनों द्वारा
इसका विशेष विरोध किया गया। इसके द्वारा यह कहा गया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग स्वामीनाथन आयोग 2004 की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ठीक है, 2004 के स्वामीनाथन आयोग ने किस सिफारिश की थी उसको लागू नहीं किया गया। ठीक है ना, उसको हम आगे देखेंगे। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि एमएसपी की दर स्तर डालकर C2 की मांग की तुलना में कम से कम 50% ऊंचा होना चाहिए। 50% से ऊंचा नहीं करके ये सिफारिश है, लेकिन किसान कार्ड में 50% ऊंचा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये स्वामीनाथन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें। इस विवाद को समझने के लिए हमें निम्न चीज़ समझना। एक्सप्लिट क्या है? ठीक ना, एक्सप्लिट कॉस्ट किसे कहते हैं और इम्प्लिट कॉस्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लिट मतलब सामान्य होता है कि सरकार जो किसानों को लाभ देती है जो नकद में दे सकती है, भुगतान करती है नकद में, यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, या हम वस्तु पर उसका छूट दे सकते हैं एमएसपी के रूप में। जैसे कि मान लीजिए कि हम खाद्य पदार्थ जो छींटते हैं, जो कीटनाशक, उसको हम कमी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हो गया एक एक्सप्लिट में। इम्प्लिट में हो गया कि स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करके निहित लागत होती है। ठीक ना, जैसे कि पारिश्रमिक श्रम, स्वयं की भूमि, पूंजी का लाभ। लागतों को उपयुक्त वर्ग में ध्यान रखते हुए निम्न संकेत किया दिया गया। ठीक ना, देखिए अब A1 बराबर क्या होता है? ऑल एक्सप्लिट कॉस्ट। A1 बराबर क्या होता है? ऑल एक्सप्लिट कॉस्ट एंड रेंट। ठीक ना, A2 बराबर A1 पर रेंट प्लस लेस्ड इन लैंड, रेंट के साथ। ठीक ना, E2 प्लस FL क्या हो गया? ऑल एक्सप्लिट कॉस्ट्स प्लस वेज फॉर फैमिली लेबर, जो हम लोग का फैमिली जो कार्य करती है उसका भी A2 प्लस FL में दिया जाएगा। A2 में सिर्फ ऑल रेंट दिया जाएगा और C2 में होगा ऑल एक्सप्लिट प्लस इम्प्लिट कॉस्ट। ये सारा इम्प्लिट हो जाएगा, ये एक्सप्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट। अब दिया है इस प्रकार ये कहा जाता है कृषि लागतों में C2 लागत मानक अधिक व्यापक है। ठीक ना, C2 क्या है? अधिक व्यापक है। MSP और कैश ट्रांसफर, ठीक ना, ये किया गया था स्वामीनाथन, ये मिलेगा हम लोग को। भारत में MSP के आधार पर सभी स्थानों फसलों का अधिग्रहण नहीं हो पाने के मद्देनज़र कई बार उस बात की सुझाव दिया गया कि किसान को कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और DPP डिफिशिएंसी प्राइस पेमेंट की व्यवस्था लागू कर जाएगा। मानो कि ये कहा गया कि जोखिम होने के बाद कि कैश ट्रांसफ़र किसानों को कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था में MSP को घोषित होती है, लेकिन किसान बाजार में अपना माल बेचते हैं। ठीक है, MSP तो घोषित होती है, लेकिन किसान जो है माल बाजार में अपना बेच देते हैं। ठीक है, यदि बाजार की कीमत रहती है तो किसान की कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से भरपाई कर दी जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि PM आशा की एक उप योजना, ठीक है ना, की व्यवस्था पर आधारित है। मध्य प्रदेश के भवन मध्य प्रदेश में ये योजना की गई थी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये योजना आशा योजना लागू की गई थी। अशोक दलावाई, ठीक ना, एक समिति है। अशोक दलावाई समिति के द्वारा ये सिफारिश पर की गई, हालांकि इसके द्वारा निम्न जोखिम का जो है पहले आप व्यापारियों को मिलकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, किसका? PM आशा का। सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं होने के कृषि वस्तुओं के बाजार कीमत काफ़ी नीचे जा सकती है। यदि ऐसा हो तो सब्सिडी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडी अधिक हम लोग को देना पड़ेगा। MSP के अब सकारात्मक और नकारात्मक 2-3 हम प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है ना, लिखने में आ जाता है। पहले अगर बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा मिलेगा। ठीक है ना, मतलब इसका सामान्य होता है MSP हम लोग को दिया जा रहा है तो बाजार के विरुद्ध हम लोग को सुरक्षा मिलेगा। हमारा जो माल है 2400 या 2500 उचित प्राइस पर बिक जाएगा। ठीक है ना, ये बाजार जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा देता है। किसान में कृषि की नई तकनीक का लोकप्रिय बनाती है। यह सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करती है। किसान कृषि की व्यापार शर्तों को उच्च बनाने में मदद करती है। ठीक है ना, कृषि की व्यापार शर्तों को उच्च बनाने में किसानों को निम्न आय के जाल से बाहर निकालने में मदद करती है। इस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया शायद देखिएगा 2019 में शायद या 20 में इस पर क्वेश्चन आया है मेंस में, देखिएगा। ठीक है ना, हम दिखाएंगे क्वेश्चन। किसानों को निम्न आय से निकालने में कैसे मदद करती है, जैसे दिखाना है कि ये सब ऐसे मदद करती है, देती है, लोग सुनिश्चित करती है, उसके बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है, बाजार जोखिम की सुरक्षा करती है। ये हो गया सकारात्मक प्रभाव। इसके नकारात्मक भी प्रभाव हम देख सकते हैं कुछ। ठीक है, उपयुक्त बाजार से आलोचना से मुक्त नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में बिंदु आलोचना से MSP की सरकारी नीति से भारत के क्रॉपिंग पैटर्न विपरीत प्रभाव पड़ा है। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है कई सारे फसल, बहुवैकल्पिक फसल। ठीक ना, कई फसल है। ठीक ना, तो हम समेकित कृषि प्रणाली भी कहते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे हम लोग समेकित कृषि प्रणाली। ठीक है ना, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। सुनिए, भारत में MSP का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा आदि कुछ विशेष लोगों को, जैसे बड़े किसान के आदि को मिला। ठीक है ना, मतलब जागरूकता कमी करना, जैसे बड़े किसान को मिल पाया। भारत में आय और प्रादेशिक विषमता का अधिक प्रभाव, जैसे मान लो बिहार में नहीं मिल पाया, UP में मिल पाया, तो ये प्रादेशिक विषमता हो गई, वहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। MSP के आधार पर किसानों को माल खरीदने के लिए
पर्याप्त मात्रा में अधिग्रहण केंद्रों की स्थापना नहीं की गई। मतलब अधिग्रहण मतलब एक केंद्र नहीं बना पाया, ठीक है ना, ताकि उसमें अधिग्रहण माल को अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा निम्न समस्या भी देखने को मिलती है। पहले क्या है, अधिग्रहण केंद्र की अधिक दूरी है, उसमें जो केंद्र है एमएसपी वाला वो केंद्र दूर है, ठीक है ना, डिस्टेंस अधिक है, डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, भू अभिलेखों पर अधिक जोर देना। अधिग्रहण केंद्र नियमित रूप में नहीं खुलते हैं, वजन तोलने में गड़बड़ी, सामान्य पर भुगतान नहीं मिलता है। सामान्य समय पर क्या होता है, भुगतान नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न भी मिल जाएगा हम लोग को, ध्यान दीजिए। अब ये हो गया ना, आगे देखते हैं इसकी और रचना है। भारत में एमएसपी निर्धारण में प्रादेशिक दृष्टिकोण को ध्यान नहीं दे रखा जाता है। भारत में एमएसपी को लेकर जागरूकता का स्तर काफ़ी कम है, शिक्षा का अभाव है, काफ़ी कम है। शांता कुमार संगीत समिति के अनुसार 6% किसान एमएसपी के बारे में जागरूक रखते हैं, ठीक ना। अधिकतर किसान इसके बारे में जागरूकता ही नहीं रख पाते हैं, ठीक ना। अभी देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन क्या रखा है, भारत में फसल बीमा की आवश्यकता क्यों है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अर्थ है, इसको हम लिखा देते हैं, फसल बीमा क्या है, ये आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एमएसपी बाजार जोखिम की विरुद्ध सुरक्षा देती है, लेकिन उत्पादन के बढ़ाव चढ़ाव को सुरक्षित नहीं कर दिया। 6% किसान सीमांत और लघु प्रकार के ऐसे आर्थिक स्थिति में काफ़ी कमजोर है। भारत में कृषि का लगभग 60% वर्षा पर निर्भर है, अनियमित है, ठीक है ना। आवश्यकता इसलिए है, क्वेश्चन है आवश्यकता क्यों, आवश्यकता इसलिए है। ओके, ये है कि भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाला एक बड़ा राष्ट्र है। ओके, देखिए ये हो गया आपका प्रधानमंत्री बीमा योजना, ठीक है ना। ये क्या कवरेज ऑफ लेबर, इसमें पहला है, ठीक ना। इसमें हो गया लोनर, नॉन लोनर, ठीक ना, सरप्लस। इसके बाद है कवरेज ऑफ क्रैप्स, ठीक ना, क्रॉप्स, खरीफ, रबी और हॉर्टिकल्चर। उसके बाद ये सब कवर करता है। उसके बाद कवर करता है परमिशन, बाई फार्मर्स। इसमें खरीफ के 2%, रबी का 1.5%, हॉर्टिकल्चर का 5%, 0.5% कवरेज ऑफ रिस्क। इसका रिस्क भी कवर करता है, जिसके बुआई से पहले जोखिम होता है। इसमें खरीफ फसल के नुकसान, प्राकृतिक आपदा से नुकसान में बचाव करता है। उसके बाद है कटाई के 14 दिनों तक जोखिम, ठीक है ना, ये होता है। लास्ट हम लोग का ये हो गया, ठीक है ना। कृषि सब्सिडियाँ, WTO और भारत में कुछ विवाद है, ये दिखा रहा है, ठीक है ना, कुछ विवाद। तो EO का फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। WTO ने AO एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि सब्सिडी संबंधी नियम निर्माण किया है। AO के द्वारा भारत जैसा विकासशील कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों अधिक से अधिक कृषि का 10% दे सकते हैं। बोले ना, कल हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग देखे थे कि कृषि में केवल 10% दे सकते हैं, जिसमें हम लोग अंबर देखे थे, अंबर, ठीक है ना, अंबर, इसको हम लोग आप लोग बांटे थे, ठीक है ना, अंबर में, वो अंबर में आ गया। अंबर देखे थे, रेड देखे थे, ब्लू देखे थे, ठीक है ना, ये सब देखे थे। भारत के द्वारा वर्ष 2013 में NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, जिसका जनसंख्या के बड़े भाग 75% शहरी भाग 50% खाद्य सुरक्षा के कानूनी अधिकार रूप में उपलब्ध कराए गए। 2013 में NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू की गई, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। वर्ष 2013 में संपन्न मंत्री स्तरीय सम्मेलन के भारत द्वारा यह कहा गया कि NFSA वास्तविक किरण के लिए PHS पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फूड गेन के स्तर बनाए रखने जाए, 10% सीमा हो इस लक्ष्य, ठीक है ना। ये हो गया, बस हो गया आपका टॉपिक, ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं है, ये हो गया बस। भारत के अधिक समर्थन निम्न पर, बस ख़त्म हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, इसको बस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने MSP सबसे पहले देखा था कि MSP क्या है और ये कब लागू हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में इतने ही रोकते हैं, और नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। तो आज मेरे वीडियो देखकर अगर आप लोग कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।